हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अबद और मैं आपको करवाता हूँ 20 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश से लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होने वाले ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो अभी तक रिपीट हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला आपके सामने, अ पर्सन हु इज़ न्यू एंड हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस इन अ स्किल जॉब और सिचुएशन। एक ऐसा आदमी जो किसी भी चीज़ में नया है, नया नया उस चीज़ को सीख रहा है, उसके पास बहुत कम एक्सपीरियंस है, दैट इज़ कॉल्ड नोवाइस। नोवाइस बोलेंगे आप। नोवाइस का मतलब होता है नौ सीखिया, नया आदमी। अगला आपके सामने, नॉट क्लियरली अंडरस्टूड और एक्सप्रेस्ड। कोई ऐसी चीज़ जो क्लियरली समझाई नहीं गई है, क्लियरली एक्सप्रेस नहीं की गई है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का मतलब होता है भद्दा या फिर अस्पष्ट। कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो समझ में ना आए, ऑब्सक्यूर कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला हमारे सामने, नोइंग एवरीथिंग। नोइंग एवरीथिंग, जो इंसान सब कुछ जानता हो, दैट इज़ कॉल्ड ओमनीसेंट। क्या बोलेंगे आप? ओमनीसेंट। ओमनीसेंट का मतलब होता है सर्वज्ञ। अब यहाँ से आपको क्या सीखना है, आइए ज़रा देखते हैं। शब्द है ओमनीसेंट। अब आप समझिए, हमारे सामने जो रूट वर्ड है दैट इज कॉल्ड ओमनी। ओमनी का मतलब यहाँ पर होगा ऑल। ओमनी का मतलब क्या हुआ? ऑल। इसीलिए ओमनी सिंट का मतलब हुआ जो सब कुछ जानता है। अब अगर मैं इसी ओमनी को यहाँ पर लिखता हूँ ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। सर्वव्यापक इसको बोलते हैं या सर्वज्ञ इसको बोलते हैं। वन हु पजेसेस ऑल दी पावर, दैट इज कॉल्ड ओमनी। ओमनी और पावर के लिए आगे इसमें लगेगा पोटेंट। तो ओमनी पोटेंट कौन हुआ? जिसके पास सारी शक्तियाँ होंगी। आगे बढ़ते हैं। हमने एक शब्द और पहले पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड ओमनी बोरस। तो आपको याद आ गया होगा ओमनी बोरस। ओमनी बोरस जो सब कुछ खा सकता है, ओमनी बोरस कहलाएगा। तो आपने देखा, ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट जिसके पास सारी पावर है, और ओमनी बोरस जो सब कुछ खा सकता है। और अभी हमारे सामने जो शब्द था दैट इज कॉल्ड ओमनीसेंट, जो सब कुछ जानता हो। तो ओमनी यहाँ पर एक रूट वर्ड है। ओमनी यहाँ पर रूट वर्ड हुआ आपके सामने। ओमनी का मतलब हुआ ऑल। ये जब भी किसी शब्द में लग जाएगा, इस सभी से रिलेटेड हो जाएगा। ओमनी प्रेजेंट जिसके पास ऑल पावर है, सॉरी, ओमनी प्रेजेंट जहाँ जो सर्वज्ञ है, और ओमनी पोटेंट जिसके पास सारी पावर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला, एबल टू टच और फेल्ट, ऐसी चीज, ऐसा जिसको छुआ जा सकता है, फील किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड पल्पेबल। पल्पेबल का मतलब होता है स्पर्शनीय, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं, पल्पेबल कहलाता है। अगला हमारे सामने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर मदर और क्लोज रिलेटिव। अपने ही फादर मदर या क्लोज रिलेटिव का मर्डर कर देना, किलिंग कर देना, दैट इज कॉल्ड पैरिसाइड बोलेंगे आप। पैरिसाइड मतलब क्लोज रिलेटिव का की हत्या। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो कुछ और शब्द भी पढ़े हुए हैं। आपके दिमाग में आया साइड। साइड का मतलब होता है किलिंग। तो आप देखेंगे, अगर मैं सिर्फ पैट्रीसाइड लिखता आपके सामने, पैट्रीसाइड, तो आप बोलते किलिंग ऑफ वंस फादर। अगर मैं आपके सामने मैट्रीसाइड लिखता तो आप बोलते किलिंग ऑफ वंस मदर। आपको याद आ रहा होगा। अगर मैं सिर्फ फ्रैट्रीसाइड आपके सामने लिखता तो आप बोलते किलिंग ऑफ वंस फादर। तो ये पैरीसाइड क्या है? पैरीसाइड का मतलब क्या है? ये आपकी मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, या कोई भी क्लोज रिलेटिव। तो जब कंबाइन करके इसको पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे पैरीसाइड, किलिंग ऑफ वंस क्लोज रिलेटिव, दैट इज कॉल्ड पैरीसाइड। अगला आपके सामने, हाँ, आप ये बात याद रखेंगे, पैट्री जो शब्द होता है वो फादर से रिलेटेड होता है। इतना आपको याद है। पैट्री हमने पढ़ा है रूट वर्ड फादर के लिए। इसीलिए आपके जो अंकल हैं उनको आप पैटर्नल अंकल बोलते हैं, मतलब जो आपके रियल अंकल है। और अगर आपके मामा हैं, इसीलिए आप उनको बोलते हैं मैटरनल अंकल, क्योंकि माँ के रिश्तेदार मैटरनल और पिता के पैटर्नल कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शब्द प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज। जब किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पिता की प्रॉपर्टी किसी और को देना, दैट इज कॉल्ड पैट्रीमोनी। क्या बोलेंगे आप? पैट्रीमोनी। बड़ा आसान है। आपने कहा पैट्री, पैटर्नल मतलब पिता से रिलेटेड है, तो पैट्रीमोनी क्या हुआ? विरासत में मिलने वाली संपत्ति, पिता से जो संपत्ति मिलती है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज। डिस्पाइट डिफिकल्टीज, तो
डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी, कठिनाइयों के बावजूद भी किसी भी चीज़ की तरफ लगातार बढ़ता जाने की जो कला होती है दैट इज़ कॉल्ड परसेवरेंस कहलाती है। क्या बोलेंगे आप? परसेवरेंस। परसेवरेंस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। परसेवरेंस का मतलब होता है निरंतरता। आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को डेली नहीं देख पाते होंगे, बोले यार डेली हम देख नहीं पाते हैं, 10 मिनट या 10 या 15 मिनट आप रोज़ फोकस नहीं कर पाते हैं, रूटीन नहीं लगा पाते हैं। जब आप किसी भी चीज़ का रूटीन नहीं बना पा रहे हैं तो आप सक्सेस कैसे होंगे? अगर आपको सक्सेस होना है तो आप ना चाहकर भी उस रूटीन को आपको फॉलो करना पड़ता है, तभी जाकर आपको सक्सेस मिलती है डे बाय डे। एक आपको डे बाय डे करंट अफेयर ज़रूर देखना है और दूसरा वोकेबलरी। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखने का किसी का भी मन नहीं होता है, लेकिन जो इनको कर लेता है वही सक्सेस हो पाएगा, तभी आपकी वोकेबलरी ठीक हो पाएगी अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं होगा। एक फ़िक्स टाइम बनाइए, जिस टाइम पर आप इसको रोज़ देखते हैं उसी टाइम पर ही देखेंगे, तभी आपके वर्ड ऐड होते चले जाएंगे। अगला हमारे सामने है 199 पर, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल। एक ऐसा आदमी जो हमेशा कुछ बुरी चीज़ को ही होने का सोचता है, कभी भी अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता है, दैट इज़ कॉल्ड पैसिमिस्ट बोलते हैं। पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। तो वन हु, ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में कि वन हु ऑलवेज थिंक्स बैड फॉर हिमसेल्फ, एक ऐसा आदमी जो अपने लिए हमेशा बुरा ही सोचता है, पैसिमिस्ट कहलाता है। याद रखें, पैसिमिस्ट का अपोजिट होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। ये एग्जाम में एंटोनिम में भी पूछ लिए जाते हैं, ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट। तो एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपने लिए अच्छा सोचता है ऑप्टिमिस्ट और बुरा सोचता है पैसिमिस्ट। अगला, अ मैन हु हैज़ सेक्चुअल रिलेशनशिप विद मैनी डिफरेंट वुमेन्स, एक ऐसा आदमी जिसके बहुत सारे सेक्चुअल रिलेशनशिप होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेंडरर। फ्लेंडरर का मतलब होता है जो बहुत सारी वुमेन से एक साथ प्रेम करता है। यहाँ पर एक्चुअल में उसका जो मेन मोटिव होता है वो सेक्चुअल रिलेशनशिप ही बनाना होता है। आइए मैं इस शब्द को थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ आपके सामने। PHIL, फिल का मतलब होता है टू लव। फिल का मतलब क्या होता है? टू लव। ये रूट वर्ड है, जैसे फोबिया का मतलब डर होता है, ऐसे ही फिल का मतलब टू लव होता है। फ्लेंडर, ये पर आप देखिए ये मानव टाइप लग रहा है, जैसे हम बोलते हैं एंथ्रो। तो फ्लेंडर एक ऐसा आदमी जो बहुत सारी महिलाओं से एक साथ प्रेम करता है। अगला आपके सामने, अ पर्सन हु स्टीम्स वुमेन एज द हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी। अब इन दोनों शब्दों में डिफरेंस देखिए, दैट इज यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। एक ऐसा आदमी जो वुमन को हाईएस्ट टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका मतलब ये है कि स्त्री जाति से प्रेम करने वाला, स्त्री जाति को इम्पोर्टेंस देने वाला, दैट इज कॉल्ड फिलोगाइनिस्ट कहलाता है। क्या बोलते हैं? फिलोगाइनिस्ट। PHIL का फिल मतलब क्या हुआ? टू लव, प्रेम करने वाला। और GYN ये स्त्री जाति को रिप्रेजेंट करता है। तो फिलोगाइनिस्ट कौन हुआ? स्त्री जाति से प्रेम करने वाला। याद रखें, GYN जहाँ भी लग जाएगा ये स्त्री जाति को रिप्रेजेंट करता है। तो फिलोगाइनिस्ट कौन हुआ? स्त्री जाति से प्रेम करने वाला। जबकि फ्लेंडरर क्या हुआ? जो सेक्सुअल रिलेशन के लिए स्त्री जाति से प्रेम करता है वो फ्लेंडरर होता है। और फिलोगाइनिस्ट क्या होता है? आपका स्त्री जाति से प्रेम करने वाला। आइए एक और शब्द मैं आपको बता देता हूँ। फिलोगाइनिस्ट की जगह अगर आप मीसोगाइनिस्ट कर देंगे इसको, मीसोगाइनिस्ट, तो देखिए मीसो का अर्थ, जो इंग्लिश में जो रूट वर्ड है मीजो, ये हेट को दिखाता है। तो मीसोगाइनिस्ट कौन हुआ? स्त्री जाति से नफरत करने वाला। और फिलोगाइनिस्ट हुआ स्त्री जाति से प्रेम करने वाला। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला हमारे सामने, द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड द ह्यूमन लाइफ। स्टडी ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का अध्ययन, और उसके साथ यूनिवर्स और उससे रिलेटेड ह्यूमन लाइफ, मतलब कि प्रकृति मानव जीवन से कैसे जुड़ी हुई है, इन सारी बातों का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड फिलोसॉफी कहलाता है। फिलोसॉफी मतलब दर्शन शास्त्र होता है। आपने भी देखा है ना, जब कोई अच्छी बात करता है या कुछ करता है तो आप बोलते हैं फिलोसॉफी मत झाड़, मतलब कि द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन द थिंग्स, सही क्या होना चाहिए, उसी को बोलते हैं दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी। अगला हमारे सामने, द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ों का नॉर्मल फंक्शन, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी कहलाता है, शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है, फिजियोलॉजी। अगला शब्द जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सामने, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक समय पर एक से ज़्यादा हस्बैंड होने की प्रथा क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड पॉलेंड्री कहलाती है। क्या बोलेंगे आप? पॉलेंड्री।
पॉली का मतलब आपको पता ही है, पॉली मतलब ही होता है कई या फिर मैनी, है ना। पॉली मतलब कई, और एंड्री या हस्बैंड के लिए है। क्या ये प्रथा हमारे यहाँ चलती थी पॉलीएंड्री की? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे महाभारत काल में तो ये प्रथा वहाँ पर देखी गई है, जहाँ पर द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे। इसी को तो बोलते हैं जी पॉलीएंड्री। अब मैं आपको कुछ और शब्द बता देता हूँ। जैसे हमने एक शब्द पढ़ा है GAM, ये मैरिज के लिए है, मैरिज के लिए रूट वर्ड है। अगर पॉलीगैमी होता है, यहाँ पर क्या लिखा होता? पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब बहु विवाह की प्रथा, एक से ज़्यादा विवाह। अगर ये होता बाईगैमी तो आप बोलते दो विवाह, द्विविवाह। अगर ये होता मोनोगैमी तो आप बोलते सिंगल विवाह। तो आप इस प्रकार चीज़ों को कनेक्ट करिए। पॉलेंड्री क्या हुआ? एक से ज़्यादा हस्बैंड। और पॉलीगैमी क्या हुआ? एक से ज़्यादा वाइफ। अगला, अ स्पीच ETC एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, बुक और फिल्म दैट इंट्रोड्यूस्ड इट। किसी किताब के शुरुआती जो चीज़ें लिखी होती है बिगनिंग में, या कोई भी आप स्टेज पर कुछ भी परफॉर्म करना जा रहे हैं और उसके पहले लोगों को इंट्रोडक्शन जो उसका देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोलॉग। प्रोलॉग का क्या मतलब होता है? प्रोलॉग मतलब होता है किसी किताब या कोई प्ले के बारे में जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन शुरू में दी जाती है, उसी को प्रोलॉग बोलते हैं। आप बुकों में लिखा देखते हैं प्रीफेस, जब आप किताब को ओपन करेंगे तो प्रीफेस लिखा मिलेगा। प्रीफेस ये वही है प्रोलॉग। प्रो मतलब होता है जी पहले, आपको पता ही है। अगर मैं इसी प्रोलॉग को एपिलॉग बोलता हूँ, एपिलॉग, तो एपिलॉग जो होता है जो किताबों के लास्ट में किताब के बारे में लिखा था। एपिलॉग मतलब उपसंहार, मतलब लास्ट में, और प्रोलॉग मतलब शुरू में। तो दोनों ही प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड में होगा तो एपिलॉग और शुरू में होगा तो प्रोलॉग। अगला और देख लेते हैं हम। द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन। लोगों का चुनाव में किस प्रकार वोट, मतलब कि चुनाव विश्लेषण, दैट इज कॉल्ड सेफोलॉजी कहलाता है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये सेफोलॉजी। सेफोलॉजी मतलब इलेक्शन का अध्ययन। अगला हमारे सामने, अ फिक्शन नेम यूज्ड इंस्टीड ऑफ हिज रियल नेम। फिक्शन का मतलब फिक्सियस का मतलब होता है काल्पनिक। तो एक काल्पनिक नाम, जब कोई कभी अपनी कविता लिखता है तो वो जब अपना खुद का नाम नहीं देना चाहता तो एक काल्पनिक नाम का यूज़ करता है। उस काल्पनिक नाम को क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड स्यूडोनम। स्यूडोनम काफ़ी अच्छा वर्ड है, एग्जाम में काफ़ी पूछा भी जाता है। स्यूडोनम का मतलब होता है उपनाम। उपनाम या काल्पनिक नाम, अपना नाम ना देकर दूसरे का नाम यूज़ करना। अगला हमारे सामने, अ स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन इन एन ओल्ड हाउस ओरिजिनली यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस। इस किचन के आगे एक छोटा सा एरिया जो बर्तन मांजने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्कलरी। स्कलरी क्या होता है? बर्तन मांजने की जगह। अगला, द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी मतलब कि मानव जाति का अध्ययन, सोसाइटी की यहाँ पर बात चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी। अब भली भांति परिचित है। अगले दो शब्द जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ज़रा उनको। पहला, एन ओल्ड अनमैरिड वूमन। एक ऐसी वूमन जो ओल्ड तो है लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, दैट इज़ कॉल्ड स्पिनिस्टर। स्पिनिस्टर का मतलब होता है कुंवारी महिला। काफ़ी पूछा जाता है ये एग्जाम में। स्पिनिस्टर क्या हुआ? इसका मतलब कुंवारी महिला। महिला है लेकिन अभी तक क्या है? कुंवारी है। और अगला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग शोइंग वॉट यू आर फील व्हेन यू आर सफरिंग। एक ऐसी अवस्था जब आप सफ़र तो कर रहे हैं, आपको दर्द तो हो रहा है, बट आप उसको शो नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टोइज्म। क्या बोलेंगे आप? स्टोइज्म एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एग्जाम में ये वाली लाइन नहीं आती, उसकी जगह मैं आपको बता देता हूँ। इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन। क्या बोला मैंने? इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता। इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, प्लेजर और पेन, PAIN, पेन, मतलब कि सुख और दुख में एक समान रहना, दैट इज कॉल्ड स्टोइक। स्टोइक एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति है, साधु सन्यासी, जिसके ऊपर सुख या दुख का प्रभाव नहीं पड़ता है। स्टोइज्म उसी में ISM लगा के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। तो स्टोइक क्या होता है? एक साधु आदमी जिसके ऊपर सुख या दुख का प्रभाव नहीं पड़ता है, वैराग्य आदमी। ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी 500 मोस्ट रिपीटेटिव SSC वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 500 बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हैं। एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं।
तो आई होप कि आप इनको एंजॉय कर रहे होंगे और आप याद करते चल रहे होंगे, रिवाइज करते चल रहे होंगे, और कोई भी वर्ड रिपीट होता है रूट वर्ड से वो मैं आपको वहीं पर रिवाइज करवाता हूँ। आप एक टाइम फिक्स कीजिए, रोज़ इसी टाइम पर इस वीडियो को देखिए और आप देखिए कि कुछ दिनों बाद आपकी वोकेबलरी किस प्रकार की हो जाएगी। अब अगर आप एक बार वोकेबलरी को कंप्लीट कर लेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को, तो कभी भी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोज़।